पिछली कक्षाओं में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के स्रोत कहाँ से मिले, सामग्री कहाँ से मिली, इसके बारे में चर्चा की। आज का विषय रहेगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के आवश्यक तत्व क्या हैं, अर्थात हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन कौन सी वो विशेषताएं होनी चाहिए, कौन कौन से वो तत्व होने चाहिए जिनसे हिंदी साहित्य का इतिहास एक अच्छा, एक श्रेष्ठ जो है बन सके। इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। जैसे भारतीय परंपरा ये कहती है, हमारा भारतीय साहित्य ये कहता है, भारतीय सिद्धांत ये कहता है कि हमारे साहित्य में आदर्शवाद होना चाहिए, सत्यम शिवम सुंदरम की भावना होनी चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण होना चाहिए, लोक मंगल की जो है भावना होनी चाहिए और इसमें स्वांतः सुखाय या सुखांत भावना होनी चाहिए, अर्थात सभी जीव जगत का कल्याण हो, लोक मंगल का भाव हो, सभी का जो है कल्याण हो, ऐसी भावना हिंदी साहित्य के इतिहास में होनी चाहिए। इसी प्रकार हमारे पुराण कहते हैं कि महापुरुषों का चरितगान होना चाहिए, कि अर्थात जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें हमारे जो महापुरुष हैं, जो पूर्व पुरुष हैं, आदर्शवादी जो पुरुष हैं, महानायक हैं, उनका जो है इसमें चरित्र चित्रण होना चाहिए। जैसे आगे चल के अपन पढ़ेंगे, पिछली बार प्रश्न आया कि भाई 63 पुरुषों का जिसमें गान किया गया है, कौन सी रचना है, आगे आएगा अपने आप, जब आपको एक एक विषय में सारी बातें बताई जाएंगी। उसके बाद हीरोडोटस जो है यूनान के विद्वान रहे हैं, इन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। इन्होंने कहा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आलोचना होनी चाहिए, मानविकी अर्थात मानवीय भावना होनी चाहिए, मानवीय भावनाओं से युक्त होना चाहिए हिंदी साहित्य का इतिहास। उसमें निष्कर्ष की भावना होनी चाहिए कि भाई इसमें हमने क्या लिखा, क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या इसमें पक्ष है, क्या इसका विपक्ष है, इन सब बातों का इसमें फिर निष्कर्ष होना चाहिए। और भविष्य कथन का तात्पर्य होता है कि भूतकाल के कथानकों से, भूतकाल के विषयों से, भूतकाल के प्रसंगों से और भविष्य पर प्रकाश डालना चाहिए कि भाई भूतकाल में ऐसी घटना हुई जिससे भविष्य पर ये प्रभाव पड़ा। इस बात का इसमें विशेष ध्यान होना चाहिए, क्योंकि यह एक लोक मंगल की भावना होती है, क्योंकि भूतकाल में जो घटनाएं हुई उनसे प्रेरणा लेकर के हमारा समाज भविष्य को संवारता है, भविष्य को ठीक करता है, इसलिए ये हमारे लोक मंगल की भावना से जुड़ा हुआ है। तेन वेन रणे, ये फ्रांस के विद्वान रहे हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य के लिए 3 आवश्यक तत्व माने। जाति विशेष, अर्थात किस समाज, किस जाति से युक्त हम साहित्य पर चर्चा कर रहे हैं। वातावरण, देश काल परिस्थितियां, अर्थात हमारा उस समय वातावरण क्या है, कैसा समाज है, समाज की धारा क्या है, समाज क्या चाहता है, समाज की विचारधारा क्या है, इन बातों पर इसमें चर्चा होनी चाहिए। क्षण विशेष, इसके बाद क्या होना चाहिए, क्षण का मतलब समय क्या चल रहा है, कैसा काल है, तो वह घूम फिर के इनकी बात आती है कि देश काल परिस्थिति, अर्थात जैसा देश काल, विशेषताएं, वातावरण, शासन कौन है, जनता क्या चाहती, जनता की विचारधारा क्या है, जनता कैसे भावों से लीन है, कैसा साहित्य वह स्वीकार करती है, कैसे साहित्य को वह अच्छा मानती है, इन बातों पर ध्यान रखते हुए साहित्य का इतिहास लिखना चाहिए। ये फ्रांस के विद्वान टेन ने हमें बताया। उसके बाद शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो इन्होंने कहा कि कालक्रम, काल विभाजन होना चाहिए, काल का क्रम होना चाहिए। इसको 2-3 भागों में बताया है। इन्होंने लगभग 11 चीज जो है मानी है, इन्होंने लगभग 11 विशेषताएं मानी हैं। इन्होंने कहा जैसे काल क्रम, काल विभाजन के भी आदि काल आएगा, फिर भक्ति काल आएगा, फिर हमारा रीति काल आएगा, फिर आधुनिक काल आएगा, आधुनिक काल में छायावाद आएगा, ये प्रगतिवाद आएगा। इस प्रकार इन्होंने कहा काल विभाजन, काल क्रम है, फिर कवियों का परिचय, उनके उदाहरण, काव्य की विशेषता यानी उनकी प्रवृत्तियां, आलोचना, आलोचना के बाद उसकी समीक्षा, मीमांसा समीक्षा कि वे क्या सही है, क्या गलत है, किस कवि ने क्या लिखा, उसके बाद क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इस प्रकार इन्होंने कुल मिलाकर के जो है 11 विशेषताएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी। इन विशेषताओं से युक्त जो साहित्य लिखा जाएगा वह हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ इतिहास कहलाएगा। आगे अगली कक्षा में हम देखेंगे कि इन विशेषताओं को आधार मान करके हिंदी साहित्य की 4 पद्धतियां बनी कि कौन से विशेषता से युक्त होकर के
कौन सा किस प्रकार का इतिहास ग्रंथ लिखा गया, कि भाई किसमें कौन सी विशेषता थी, किस प्रकार की विशेषता थी, जिस विशेषता को आधार मानकर ग्रंथ लिखा गया उसमें क्या कमी रही, क्या अच्छाई रही, इन बातों पर चर्चा करेंगे। इनमें से भी प्रश्न आता है।